तो फिर हमें भी बोल के दिखाना पड़ता है, गणे बाहर मत आंडो, धक्के खाते पढ़ लो बैठ कर। तो आज पढ़ोगे जब के मैं बन पाओगे, ठीक है ना पढ़ोगे ना ब्याह होगा, नु अंडे जाओगे गाड़ा हम धक्के खाते। तो थोड़ा सा लड़कों को काबू में रखती हैं लड़कियां भी नहीं थी हमारे स्कूल में। लड़कियां नहीं थी सर, तो अब लड़के खुल के आते थे, खुल गए इन द सेंस उनको किसी चीज़ का ही डर नहीं रहता। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। पेरेंट्स हाँ, बहुत सारे पूछते भी हैं, जैसे आपने पूछ लिया अभी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कौन है। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मैं उनको कहता हूँ, ये टर्म मैं अपनी पापा का दिखाऊंगा, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है भाई आप सबका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं अजय सर, वेलकम सर। धन्यवाद। हो अब फीलिंग आई थोड़ी सी, धन्यवाद। ऑनलाइन बैठ के सबसे मैं आज पहली बार नहीं मिल रहे सर, आपको याद नहीं हुआ, लेकिन एक बार पहले हम मीटअप पे मिले थे, आप वहाँ पे एज ए गेस्ट थे। आज हम मिले तब बताया अश्वनी मुझे कि सर हम पहले मिल चुके हैं, बट मुझे याद नहीं था। फिर इन्होंने बताया कि सर एक मीटअप था एजुकेशन रिलेटेड, वहाँ पे हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो आज दूसरी बार मैं अश्वनी से मिल रहा हूँ, और जो मुझे याद रहेगा वो शायद पहली बार। तो ऐसे ही लगातार मुलाकातें हमारी चलती रहें, और आप में से भी कुछ साथी आगे चल के अश्वनी से मुलाकात करेंगे। कि आप ऑनलाइन जितने भी बच्चे DSSB, KVS या CTET, टेट, टीचिंग रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सर को ना जानते हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा। कुछ एजुकेटर्स थे जो बहुत पहले से ही इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, तो सर उनमें से एक है। तो आज सर से इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इनकी जर्नी रही, क्या क्या इनके एक्सपीरियंस से हम आप सब सीख सकते हैं। ये सर बीच बीच में जो है ना अटक रहा है, एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वक्त पे हम भी अटकते थे। अच्छा हाँ, बस ये चीज़ें चलती रहती हैं। थैंक यू सर। क्या पता एक टाइम के बाद में मैं आपका इंटरव्यू करूं जब आप किसी और बड़े पद पे चले जाएं। अरे बिल्कुल। मजा ही आ जाएगा सर। तो ये बातचीत तो चलती रहती है, ये एडिट नहीं होगा भाई। नमस्कार, मैं अजय सिंह, स्वागत है आपका अश्वनी के चैनल पर। कुछ इसी तरह शुरुआत होती है मेरी वीडियो में, आप सब जानते ही हैं। तो साथियों देखिए, टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप लोग पूरी ज़िंदगी ना केवल बाकी लोगों को सिखाते पढ़ाते हैं, बल्कि आप खुद भी कुछ ना कुछ हर दिन सीख रहे होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम टीचर तब तक हैं जब तक हम लगातार सीखना चाहते हैं। जिस दिन हम लोगों ने खुद से सीखना बंद कर दिया ना, तो उस दिन हम लोग टीचर नहीं रहेंगे। क्योंकि टीचर वो नहीं होता है जिसने 4-5 किताबें रट ली हैं और जाकर के क्लास में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, बस काम खत्म हुआ। नहीं, टीचर तो वो है जो अपने विषय के साथ साथ बाकी और बहुत सारे विषयों पर भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाने का काम करता है। अश्वनी खुद टीचर हैं, ये KVS में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये खुद भी आप लोगों को बीच बीच में बताते रहते होंगे, और आज मैं भी इनसे पूछूंगा, ये मुझसे पूछ रहे हैं तो कि ये बच्चों को सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन देने का काम करते हैं या उसके अलावा इनफॉर्मल टॉक्स भी ये बच्चों से करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी अश्वनी हमसे पूछेंगे और हम आपसे बताएंगे जो भी ये पूछेंगे। अनकट वीडियो रहेगी। सर ये रिवर्स हो गया था, मुझे मावत तेरी आज तो मेरा इंटरव्यू हो गया ये। लेकिन ये बात ना सर आप पक्का पूछना कि मैं इनफॉर्मल वे में बच्चों को क्या सिखाता हूँ, मैं बताऊँगा अपनी कहानियाँ। सर स्टार्टिंग बता दीजिए कि आप एक्चुअली रहा क्या आपकी इस जर्नी में, क्योंकि कुछ बच्चों का मन करता होगा कि हम भी आप जैसा बने, या बाकी जो एजुकेटर्स को बच्चे एडमायर करते हैं कि हम भी इनकी तरह क्यों ना ऑनलाइन ही पढ़ाएं। तो आप कैसे इस फील्ड में आए ताकि बच्चे आपसे कोरिलेट कर सकें फिर? साथियों 2011 में मैंने 12वीं कक्षा पास की थी। बहुत बार बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं या सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं। मैंने दोनों स्कूल से पढ़ाई की है, मैं प्राइवेट में भी गया हूँ, मैं सरकारी में भी गया हूँ। 10वीं क्लास तक मैंने जो पढ़ाई थी वो प्राइवेट स्कूल में की। उसके बाद मैं खुद से अपने आप से 11वीं 12वीं करने के लिए सरकारी स्कूल में गया, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में। वहाँ जा कर के मैंने अपनी 11वीं 12वीं कक्षा पास की। उसके बाद में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है, रामजस कॉलेज। आप में से कुछ साथी जानते भी होंगे, हो सकता है आप में से कुछ साथी वहाँ पढ़े भी हों। शुरू तो टोपरो वाला कॉलेज है ना? तो हाँ, अरे वो बहुत टॉपर टाइप बच्चे पढ़ते हैं शुरू रामजस हुआ और ये कॉलेज कुछ। तो हमारा भी जैसे तैसे करके थोड़े बहुत नंबर आ गए थे, रामजस कॉलेज में एडमिशन हो गया और वहाँ कॉलेज में बहुत कुछ सीखा। मेरी एक आदत रही कि सिर्फ किताबों में घुसे नहीं रहना है। मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे जो काम किया कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आप लोगों को भी बताता हूँ, आप सब भी ऐसा कीजिएगा और हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
आप लोग भी कमेंट करेंगे ना जब इस वीडियो के बाद, तो आपके कमेंट को मैं खुद पढ़ने वाला हूँ और वहाँ से भी मैं कुछ सीख पाऊँगा तो सीखूँगा ज़रूर, रिप्लाई भी करूँगा उनका। तो जब मैं रामजस कॉलेज में गया तो मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन की। वहाँ पर थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करने का रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा था वो था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। पब्लिक स्पीकिंग के काम मैं स्कूल के दिनों से करता रहा, स्पीच वगैरह देना, लेकिन वहाँ जाकर के जो नुक्कड़ नाटक वगैरह मैंने करने शुरू किए ना, रोड पे खड़े हैं, चारों ओर जनता खड़ी हुई है और वहाँ पे फिर हम अपनी डफली जो है वो बजा रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो उसी की बदौलत फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत कुछ कर पाया। और हम अकेले कुछ भी नहीं है, लोगों के साथ ही हम सब कुछ हैं साथियों। जब मैं अपने कॉलेज में था उसी वक्त मैं डिसाइड कर चुका था टीचर बनना है, मैं टीचिंग करूँगा, और तब से लेके आज तक मैं लगातार टीचिंग कर रहा हूँ और बहुत खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपने साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हम थोड़ा बहुत उनका सहयोग। मैं टीचिंग के सेक्टर में आया 2014 से लेके और आज 2022 तक मुझे पढ़ाते हुए लगभग 8.5 साल का समय हो चुका है और आज भी पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। नहीं सर, बिल्कुल। मेरे से ना कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या छोटे छोटे बच्चे तो नहीं, मतलब जो दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि क्या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, जो उनके नाक साफ करने का टाइम नहीं मिलता होगा तुझे। फिर मेरे मन में आता है कि देखो हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी टेंशन है कि अरे वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो चीज़ खरीदनी है। छोटे छोटे बच्चों को क्या टेंशन रहती है, बड़े से बड़ी टेंशन क्या है, पेंसिल गुम गई है ना, इरेजर गुम गई। इसके अलावा टेंशन मुक्त जीवन है सर उनका। और इतनी डेडिकेशन शो करते हैं वो। जैसे मैंने अपने ग्रुप में सोचा कि चलो ऑटम ब्रेक है, तो मैं ग्रुप में बच्चों से ना ये कहता हूँ कि भी सभी बच्चे अपने दादा दादी जी से या मम्मी पापा से कहानियाँ सुनते हुए, उनके पैर दबाते हुए, उनसे मस्ती करते हुए, बातें करते हुए अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और मेरे पास भेजेंगे। ठीक है। तो मेरे एक क्लास का लड़का, ठीक है, वो मतलब बिल्कुल ऐसे करता है कि किस्मत को, मेरा नाम अश्वनी है। मतलब बहुत प्यार करता है सर वो मेरे से। और तो उसने मैसेज किया, मैं एडिट करता हूँ ऐसे थोड़ा सा, उसने मैसेज किया सर मुझे कि सर मेरी दादी तो हिटलर की दूसरी बहन है, मैं तो नहीं बना सकता। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, आप एक काम करिए और जो घर में बड़ा है उनके साथ बना के भेज दीजिए। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मेरी दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, उसकी हिम्मत तो होती नहीं, तो बच्चे वही जो टीवी में देखते हैं वही उन्होंने उससे को रिलेट कर दिया। ठीक है। तो फिर वो कहता हाँ सर मेरे दादू जी से बनवाता हूँ मैं, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है बिल्कुल आपकी तरह। और तो फिर ये जो छोटे छोटे जो इंस्टेंट्स होते हैं ना सर, ये ना कहीं बच्चे के नहीं टीचर के मन में छाप छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब हम मेनली ये बात करेंगे कि आप 8 साल आपने बताया आपका एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो आपने वो पुराने पैटर्न्स भी देखे हैं जब केवल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते थे डीएसएसबी में, या सीटेट का भी पैटर्न अलग होता था, ऑफलाइन होते थे सीटेट वगैरह भी। तो और धीरे धीरे फिर 2018 में एकदम बूम हुआ और एक ऐसा पेपर आ गया कि जिसने सबको हिला के रख दिया। तो बच्चे तो प्रिपेयर करेंगे खुद को, लेकिन एज ए टीचर आप उस चीज़ को कैसे देखते हो और आप उस चीज़ को कैसे फेस करते हो? तो एक बार वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, वो जर्नी अपनी। साथियों, अश्वनी ने यहाँ पर जो बातें कही ना, इस बातें बताने के लिए, इनका जवाब देने के लिए मुझे एक बार फिर से 2015 के आसपास लौटना पड़ेगा। 2015 में केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आई थी उस वक्त, तो वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, वो एग्ज़ाम देने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में गया था। मेरा सेंटर जो था वो गाज़ियाबाद वगैरह की साइड में था। एग्ज़ाम दिया बहुत बढ़िया से, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर से जब बाहर आया ना, तो बाहर हल्ला इस बात का कि पेपर लीक है। जब कोई पेपर लीक होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उस बच्चे पर ही होता है जो तैयारी करके वहाँ गया होता है। दिन रात बैठ कर के वो बच्चा तैयारी करता है, और वो बाहर जब आता है ना, उसने रियल में मेहनत की हुई है, वो बच्चा टूट जाता है। तो मुझे ये हुआ कि यार बड़ा गलत हुआ, तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था। 2014 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर 2015 के बाद में फिर मैंने सोचा जल्द ही ये पेपर हो जाएगा, लेकिन वो पेपर फिर काफ़ी लंबे समय के बाद में जाकर हुआ, और फिर अगली बार मैंने वो पेपर दिया भी नहीं।
क्योंकि उस वक्त तक मुझे पढ़ाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ चुका था कि फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं दिल्ली में रह करके काम करूँगा। तो मैं दिल्ली में लगातार पढ़ाता रहा, ऑफलाइन मेरी क्लासेस होती रही। उसके बाद में बड़ा परिवर्तन जो मेरी ज़िंदगी में आया, जो मेरे करियर को लेकर के आया, वो आता है 2017 में। हर कोई चाहता है कि मैं दिल्ली में टीचर बन जाऊँ। आप चाहते हैं दिल्ली में टीचर बनना? कमेंट करके बताइएगा, आपकी हेल्प करेंगे शिक्षक जी जो यहाँ बैठे हुए हैं। सर, और हम भी आपकी हेल्प कोशिश कर रहे हैं। और हम भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना? आप लोगों के साथ हैं। और इस इंटरव्यू का मकसद साथियों सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बातचीत कर ली है। इस इंटरव्यू का मकसद यह भी है कि कैसे हम आप सभी साथियों तक अपने अनुभवों के माध्यम से पहुँचें कि आप अपनी मंजिल तक जब बढ़ रहे हैं तो हम कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए कर पाएँ। तो 2017 में जब वैकेंसी आई DSSB की, बड़ी वैकेंसी आई, चारों ओर बस एक ही नाम गूंज रहा था, DSSB, PRT, TGT, PGT, बहुत बड़ी वैकेंसी वो थी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की वैकेंसी भी थी, उसमें MCD की भी वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी थी। यस सर। तो साथियों मैंने भी तैयारी की, मुझे भी ये था कि अब तो दिल्ली में सेट होना है, और साथ के साथ मैं पढ़ा भी रहा था। और उस वक्त मेरे बैच भी काफ़ी बड़े बनने लगे थे क्योंकि बड़ी वैकेंसी आई थी, हर कोई तैयारी कर रहा था। यस। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मेरे पास एक स्टूडेंट थे सिर्फ, और वो लड़की जिसे मैंने पहली बार पढ़ाया था DSSB के लिए, उस बैच में एक अकेली लड़की से शुरुआत हुई थी। आज वो दिल्ली में ही स्पेशल एजुकेटर के तौर पे काम करती हैं। कोई भी अगर एक सपना देखता है ना और उस सपने के लिए दिन रात मेहनत करता है अश्वनी, तो उसको पाने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो डेडिकेटेड है तो बाधाएं किसके जीवन में नहीं आती हैं? बिल्कुल, हर किसी के जीवन में आती हैं बाधाएं। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में भी आई होंगी। बिल्कुल आई है सर। मेरा तो DSSB क्लियर हुआ, हाँ। तो 130 नंबर आए और फिर भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये तो बिल्कुल ऐसे आग लग गई थी मुझे तो कि और क्या करूँ तुम्हारे लिए, एग्ज़ाम तो क्लियर कर दिया। तो साथियों फिर उस वक्त जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया। एग्ज़ाम देने के लिए गया मैं अक्टूबर 2017 में। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था मेरा वो था ईस्ट दिल्ली में। बहुत खुश था कि एग्ज़ाम बढ़िया से करके आऊँगा। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके वापस आया, बाहर में निकला। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, ग्रुप में मैसेज आने शुरू हो गए कि पेपर लीक था, पेपर लीक था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद मैंने उस वक्त जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे उनको और जो राज्यपाल थे उनको लेटर लिखा। वो लेटर फेसबुक वगैरह के माध्यम से भी जो है बाकी अन्य साथियों तक मैंने पहुंचाएं कि आप भी अपनी ओर से इन लेटर को फॉरवर्ड करो कि दिल्ली में इस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है और वो लीक हो जाता है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग DSSB भी गए, हम लोगों ने इस पर FIR भी करवाई, और भी कई सारे साथी थे जो इसके अंदर थे, ठीक है। हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर थे, ठीक है ना, मीडिया हाउसेस से कांटेक्ट करके उनमें भी न्यूज़ वगैरह जो है वो प्रिंट करवाई, निकलवाई। तो सरकार पर एक बड़ा प्रेशर बनाया और उस पेपर को हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया, ठीक है। और उस पेपर को कैंसिल करवाने का जो रीज़न था वो सिर्फ एक था, बहुत बड़े स्तर पर वो पेपर लीक हुआ था। अच्छा। और सरकार ने इसकी जांच की, पाया कि बड़े स्तर पर लीक था, उस पेपर को फिर कैंसिल भी किया गया। फिर वही एग्जाम बाद में 2018 में, वही पेपर फिर 2018 में हुआ। वो MCD वाला पेपर था, DOE वाला तब तक हुआ नहीं था। और फिर आप ये देखिए कि 2018 से पेपर ऑनलाइन भी होने शुरू हो गए। हाँ जी। और जब से ऑनलाइन पेपर होने शुरू हुए ना, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती चली गई धीरे धीरे। यस सर। उस पर भी एक लंबी चर्चा, उस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा। 2018 में फिर जब पेपर हुआ, मैंने भी वो पेपर दिया, मेरा भी वो पेपर क्रैक हुआ, और उस वक्त मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर पास हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स। आपने बता दें सर आपके कितने मार्क्स थे? 140? मेरे 143 थे उस वक्त। 143 उस टाइम दो 143 किसी को बता देते ना कि मेरे 143 या कोई बता दे मेरे 153 हैं, तो मानने को ही तैयार नहीं। हाँ 153 कैसे, उस टाइम ये था सर। और अब देखो, अब मेरे देखो 130 में हो गए, मैं उससे नहीं जा पाया, मतलब हो गया था तब 130 में 2018 में, और अब 147 लेके भी नहीं कुछ हो पा रहा। तो देखो टाइम के साथ कैसा वो रहता है। समय तो कहते हैं कि समय और समझ
दोनों एक साथ आपके पास हों, ये बहुत कम होता है। अश्वनी, बहुत बार ऐसा होता है कि समय होता है लेकिन उस वक्त समझ नहीं होती। हाँ सर, बिल्कुल। और समझ होती है जब, तो वक्त समय निकल जाता है, तब टाइम नहीं रहता फिर। अब अश्वनी, आप खुद ये देखो कि दिल्ली में अगर किसी को प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए जो एज है वो 30 साल है। और 30 साल के आसपास अगर जाके कोई ये समझता है कि अब मैं अपनी तैयारी अच्छे से करूंगा और टीचर बनूंगा, तो अब समझ भले ही आ जाए लेकिन समय तो निकल गया। टाइम तो गया ना सर। हाँ। और देखिए कितनी अच्छी बात है, अभी सिर्फ 25 वर्ष उम्र है अश्वनी की, शिक्षक बन चुके हैं। आप लोगों को सिखा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं। और जब ये खुद अपनी ज़िंदगी में आज से 10-20 साल के बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और आज मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो वो जो जर्नी होती है ना सीखने और सिखाने की, एक टीचर के पास वही बचती है आखिर में, जो मेरा अनुभव अभी तक कहता है कि आखिरी समय जब आता है रिटायरमेंट के आसपास का, तो अश्वनी टीचर के पास सिर्फ यही बचता है कि उसकी यादें जो उसके स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी रहती हैं। बिल्कुल। तो ये हो गया सर हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, तो 2018 में फिर मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया, 2019 में ज्वाइनिंग वगैरह आई, तो मुझे 2019 तक ये हो चुका था कि मैं अब कोचिंग सेंटर में ही काम करूँगा। और मुझे ये था कि मैं कोचिंग सेंटर के अंदर आकर के बड़े स्तर पर कुछ काम कर पाऊँ। बिल्कुल। तो फिर ऑफलाइन में मैंने काम किया और ऑफलाइन में मैं आज भी काम करता हूँ। मेरे नजफगढ़ में साइकोलॉजी और पेडागोजी की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। तो साइकोलॉजी और पेडागोजी जो DSSB में आती है, आप तो उससे वाकिफ़ हैं कैसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, उसके बाद फिर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और 3.5 साल अब ऑनलाइन पढ़ाते हुए हो चुके हैं, जहाँ पर आप में से कई सारे साथियों से रोज़ाना मुलाकात होती है। तो बस यही एक छोटा सा सफ़र है जिसे आगे आप सबके सहारे बढ़ाना है। बाकी बताइए अश्वनी। तो मैं तो यही मानता हूँ सर, देखो क्या है कि हम भी कोई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर नहीं कि भी हम सब कुछ चेंज कर देंगे। ये है कि कुछ थोड़े से संघर्ष हमारे हैं, थोड़े से बाकियों के भी हैं। हाँ। तो साथ में मिल के तय करते हैं ना उनको। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये रहता है मेरे मन में 2-3 क्वेश्चन है। जैसे आपने केवी के बारे में भी खूब सुना भी है, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा। हाँ। और फिर आता है दिल्ली स्कूल, क्योंकि आप दिल्ली से, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स तो आपने देखे ही हैं ऑलरेडी। तो और AES वगैरह जो एटॉमिक एनर्जी के स्कूल्स जो है, और NVS, तो ये 4-5 तरह के स्कूल्स है सर। हाँ। तो मैं इनका आपको नाम बोलूँगा तो आप इनको किसी से भी कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। किसी अगर हीरो से चाहोगे भी ये स्कूल है, जैसे केवी है, ये इस हीरो से रिलेटेड इमेज बन रखी है मेरे दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में। आप उनको कैसे मानते हो? ठीक है, ये थोड़ा चलिए बताइए, हम कोशिश करते हैं। ठीक है। बाकी हीरो हीरोइन के चक्करों में मैं ज्यादा अरे मतलब जाता नहीं हूँ। आप जैसे किसी भी एक फील्ड से रिलेट करोगे ना, तो फिर सबको उसी फील्ड में रिलेट करना है, ताकि बच्चे कंपेयर कर सके अपने मन में कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। चलो देखते हैं अभी अश्वनी कौन सा टास्क लेकर आए हैं, हम भी कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो जैसी इमेज जिस भी इंस्टीट्यूशन के बारे में आपके मन में जैसी है, आपने वो बतानी है बस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने से स्टार्ट, KVS। KVS के स्कूल मुझे ऐसा लगते हैं कि जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। बाकी आप अच्छे से जानते हैं। नहीं, ये तो है सर। मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि अगर आप चाहे दिल्ली में टीचर बनो, कहीं भी बनो, केवी में आप 2-3 साल टीचर जरूर बन के रहना। एक मिनी इंडिया आपको मिल जाता है केवी में। और बच्चे तो बस आपको सर में क्या गिफ्ट होते हैं बच्चे, वो तो बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता हर जगह का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन केवी का तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली गिफ्ट होते हैं वो बच्चे। ऐसी तो बातें निकाल के लाते हैं वो। और कुछ चीज़ें, जैसे मेरे पास पंजाबी, सब बच्चे वहाँ पे पंजाबी बोलते थे, तो वो कई बार मेरे से कहते हैं सर आप हरियाणवी में बोलो, हम पंजाबी में बोलेंगे, आप हमारी बात को हरियाणवी में ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो जब ऑनलाइन क्लास चलती थी ना, तो वो बच्चे बीच में पंजाबी में उनको बोलता कि अच्छा इस चीज़ को, जैसे वो चापाकल है, उसको हम आप पंजाबी में क्या बोलेंगे। तो उन्होंने पता नहीं क्या वर्ड बताया सर, नलका जो होता है हैंडपंप पे, तो सर उसको ये बोलते हैं, माँ हरियाणवी में नलका बोलते हैं इसको। अब अड़ाई को थोड़े तो
अब मैं उनको अड़े कड़े ये बोल के दिखाता हूँ उनको ऑनलाइन क्लासेज में, छोड़ यहाँ वहाँ को, तो उनके पीछे से साफ आवाज आती है, उनके पेरेंट्स भी हंस रहे हैं। और फिर तो ये चीज़ तो मेरे साथ भी होती है बहुत बार, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ ऑनलाइन, तो बच्चे पूछ लेते हैं कि अजय सर आप कहाँ से हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन फिर वो कहते हैं कि सर कभी कभी आपकी जो टोन है ना वो जैसे हरियाणवी है, तो ये खड़ी बोली होती है जिसे हम हरियाणवी कह देते हैं। तो फिर वो बच्चे भी कहने लगते हैं कि अजय सर आप एक बार बोल के दिखाओ, तो फिर हमें भी बोल के दिखाना पड़ता है, गणे बाहर मत आंडो धक्के खाते पढ़ लो बैठ कर। तो आज पढ़ोगे जब के मैं बन पाओगे, ठीक है ना, ना पढ़ोगे ना ब्याह होगा, नु अंडे जाओगे गाड़ा हम धक्के खाते। ऐसे ही तो हमारे हरियाणा के क्षेत्र में माँ बाप कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ये ऐसा ही रहता है। और ऐसे ही फिर कुछ बच्चे, जैसे मेरी क्लास में एक लड़की है वासु, हाँ। उसका वासु के ऐसे बड़ा सा नाम है सर उसका, अब मेरे मन में वासु बैठ गया उसके नाम, ठीक है, तो वासु बोलता, तो फिर वो अणक्कम करके मुझे साउथ की बातें बताती, ठीक है, तो मैं उसको मेंशन करके बोलता कि अब इसको अपनी लैंग्वेज में बोल के दिखाओ हमें। हाँ। तो बड़ी खुश होकर बताती। और ये छोटी छोटी चीजें ना हमारी लर्निंग को एनरिच करती हैं सर। तो ये हो गया केवी का कि आपने कहा कि भी, और फिर आता है सर एनवीएस, कि एनवीएस से इतने ज़्यादा बच्चे वाकिफ भी नहीं है, कि कभी कभी एकदम आती है इसकी वैकेंसी और फिर उसी के साथ इसकी बात समाप्त हो जाती है। जैसे डीएसएसबी और केवी सदा बाहर से चीज़ चलती है, ऐसे एनवीएस की बताओ सर, एनवीएस के बारे में। एनवीएस का मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका होता है। दिल्ली में 2 एनवीएस हैं, हाँ। एक मंगेशपुर में है और दूसरा जाफरपुर में है। नवोदय विद्यालय जो है उसके बारे में जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने जाना है, वहाँ रह कर के आप रेजिडेंशियल तो उनके स्कूल होते हैं, यस सर, खुद से अपनी ज़िंदगी में कुछ करना सीख जाते हैं। और उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इतना होता है जो नवोदय से पढ़ के निकलता है, जितना मैंने जाना, जितना मैंने महसूस किया है, कि वो अपनी ज़िंदगी में फिर पिछड़ते नहीं हैं। यस सर। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने 6ठी कक्षा में वहाँ पर गए होते हैं, 12वीं तक वहाँ रह के पढ़ाई की होती है। यस सर। डर नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद से अपने आप से किया है ना सब कुछ। तो जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुद से कुछ किया होता है ना, उस इंसान के अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर डर नहीं होता। यस। और ये बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, आजकल जो है ना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये मैं पढ़ाता हूँ तब बहुत सारे पेरेंट्स, हाँ, बहुत सारे पूछते भी हैं, जैसे आपने पूछ लिया अभी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कौन है। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मैं उनको कहता हूँ, ये टर्म मैं अपने पापा को दिखाऊंगा, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। अब ये टर्म मैंने इजाद की थी कि जो पेरेंट्स 24 घंटे अपने बच्चों की सिर पे मंडराते रहते हैं, तो उनको मैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहता हूँ। पता है, उस बच्चे के अंदर ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो पाती, ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो पाती है। मैं ये उन पेरेंट्स के बारे में कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स बच्चों को खुद से कुछ नहीं करने देते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं भी आज अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, लेकिन वो माता पिता जो ये चाहते हैं बच्चे का हर डिसीजन हम लें, जो बच्चा करना चाहता है बिल्कुल वो मायने नहीं रखता, हम जो चाहते हैं बच्चा वो करे, ये बहुत गलत है। तो नवोदय के अंदर जो बच्चा पढ़ता है ना, वो पेरेंट्स से दूर रहता है। पहली बात तो ये है, पेरेंट्स उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल उन बच्चों को खुद से सब कुछ करना पड़ता है। तो जो बच्चा खुद से कुछ करेगा ना, उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है। बिल्कुल। मैं एक पर्सनली चीज़ चाहता हूँ कि ये सब भी करें जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी मत रहने दो। जहाँ भी आपका बच्चा खड़ा होगा ना, आग लगा देगा वहाँ पे। बिल्कुल, ये चीज़ सर, जैसे मैं भी सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो 6 से हॉस्टल में ही रहा हूँ मैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय में हमारी छुट्टियाँ होती है ना, कि ऑटम ब्रेक, विंटर वेकेशन और समर वेकेशन, ऐसे ही हमारे होते थे बस। इसके अलावा हमारे ऑटम ब्रेक भी नहीं होते थे, हमारी 2 ही छुट्टियाँ होती थी, गर्मी की और सर्दियों की। ठीक है। तो सारा साल स्कूल के अंदर ही रहना, और डे स्कॉलर्स हमारे स्कूल में होते ही नहीं थे, केवल हॉस्टल में ही रहना। और दूसरी चीज़ जो थोड़ा सा लड़कों को काबू में रखती हैं, लड़कियाँ भी नहीं थी हमारे स्कूल में। लड़कियां नहीं थी सर। तो अब लड़के खुल के आते थे, खुल के इन द सेंस उनको किसी चीज़ का ही डर नहीं रहता था। अच्छा। और अब आपने कहा ना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स तो सर याद होविट्जर नहीं होता सर, धरती में भी चलता है और पानी में भी। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स तो सबमरीन की तरह हैं, वो नहीं ज़्यादा वो करते प्रभाव। उन्हें पता है कि जो इसने
अगर कलाकारी करनी होती वो एक कर चुका होता अब तक, अब इसने नहीं की तो अब ये खुद ही ध्यान रखेगा अपना। क्योंकि अश्वनी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद से कुछ करने नहीं देते हैं ना, तो वो उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। हाँ ना, जैसे कई बार मतलब एक्सक्यूजियंस आते थे हमारे स्कूल में, जो पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं, तो वो भी ये चीज़ें बड़ी बताते थे हमें कि हम ना कहीं चले जाएं, आप डिफेंस में ऑफिसर ना लगें, कहीं और ज़्यादा बहुत बड़े पद पे ना जाए, लेकिन एक चीज़ जो हर हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा जानेगा, एक तो उसे ये पता चल जाएगा कि कौन सा काम नहीं करना चाहिए, है ना, करना चाहिए वो तो कुछ भी कर सकता है। फिर वो हॉस्टल में जो बच्चा रहेगा उसको ये पता चल जाएगा कौन सा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो किसी भी सिचुएशन में कूल एंड काम रहेगा, उसको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है। बिल्कुल, है ना। तो और एक हॉस्टल में ना एक बात कही जाती है, सर इफ यू कांट कन्विंस एनीवन जस्ट कंफ्यूज देम, कि उनको कंफ्यूज कर दो ताकि वो सिचुएशन उस टाइम के लिए दब जाए, बस बाद में जो होगा देखी जाएगी। डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये चीज़ होगी सर। फिर आता है, अच्छा आपने यहाँ पे जिक्र किया लड़की का, अश्वनी को किस लड़की ने कंट्रोल करके रखा हुआ है? सर मुझे तो ये भी पूछना है इनसे। मुझे तो किसी ने नहीं किया सर, मैं तो काबू ही नहीं आ रहा, मैं तो खुद के काबू में नहीं आ रहा, दिक्कत तो यही है। अरे हमें पता है आप खुद के काबू में नहीं हो, आप किसी और के काबू में हो। पूछना साथियों। किसी के नहीं सर। चलो ये गलत जगह आ गया मैं। चलो अगला क्वेश्चन है सर, डीएसएसबी। डीएसएसबी का बताओ। डीएसएसबी, देखो यहाँ पर दो बातें मेरे मन में आई जैसे ही इन्होंने कहा डीएसएसबी को लेकर। पहले तो उनके स्कूल्स पे बात कर लेते हैं। दिल्ली के स्कूल्स की पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थे। आज जो दिल्ली के स्कूल हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, पढ़ाते भी हैं, और आज दिल्ली के लगभग स्कूल्स के अंदर मेरे पढ़े हुए या कहीं ना कहीं मैंने उनको कभी गाइड किया हो स्टूडेंट मिल जाते हैं। क्योंकि जब भी DSSB की वैकेंसी आती है तो मैं अपनी ऑफलाइन स्पेशल बैच बनाता हूँ सिर्फ उसके लिए जो दिल्ली में टीचर बनना चाहता है। तो ये दिल्ली सरकार से भी एक वीडियो के माध्यम से मेरी गुजारिश है कि हर एक स्कूल आप बेहतर बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो टीचर है ना उनका पेपर वर्क कम कर दो। लेकिन पेपर वर्क इतना टीचर को क्यों पकड़ा रखा है? उस टीचर के पास थोड़ा बहुत समय होता है, उस समय को भी आपने मैक्सिमम उन कागजों को भरने में लगवा दिया। क्लैरिकल काम मत करवाओ टीचर से। आप दिल्ली के स्कूल्स को बेहतर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वहाँ के बच्चे बहुत अच्छी जगह पहुँचें, तभी पहुँचेंगे जब टीचर पढ़ाएंगे। पढ़ाने दो। हर स्कूल के अंदर क्लर्क बैठा दो डॉक्यूमेंट वर्क के लिए, हर क्लास के लिए क्लर्क अलग से ले आओ, टीचर को पढ़ाने दो। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, डीएसएसबी वाले क्या संजय दत्त बन गए इनके कि सदाबहार पूरी हवाबाजी से। हाँ, एक जो बात दूसरी मेरी DSSB को लेकर के मेरे मन में आई थी, ध्यान आई थी अचानक से मुझे, कि देखो देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जो टेट लेवल के पेपर है ना, TET, चाहे वो CTET हो गया या कोई भी और टेट हो गया, उन टेट को तो मैं रखता हूँ एक छोटे बच्चे की तरह। फिर KVS को मैं रखता हूँ कि बच्चे के बाप की तरह, ठीक है, KVS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और DSSB के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को रखता हूँ मैं दादा वाले लेवल पे, ठीक है ना। तो अगर आपने DSSB के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की तैयारी कर ली, आप उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन DSSB के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की रणनीति बच्चों के पास नहीं है अश्वनी। जो समस्या बनी हुई है कि DSSB के जो एग्ज़ाम हैं वो बच्चों को मुश्किल क्यों लगते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा का पैटर्न ही उनको समझ में नहीं आता। और आज चाहे ऑनलाइन जितने भी चैनल बन चुके हों, उनमें से गिने चुने 2 से 3 टीचर ही ऐसे हैं पूरी के पूरी ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाती है ना, उनमें से गिने चुने 2 से 3 टीचर ऐसे हैं जो DSSB के लेवल का पढ़ाते हैं या पढ़ाना जानते हैं। टेट लेवल का हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन DSSB के लिए खुद से अपने आप में उतना खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि DSSB का कोई सिलेबस नहीं है।
अगर आप DSSB के लेवल का पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसके लिए, आपको खुद से 2-2, 3-3 महीने तक अपने आप बैठ करके उसके स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है। DSSB वाले साफ सीधा कहते हैं हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं देते हैं, हमने तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंसर्न अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्पेसिफिक। तो जिस पोस्ट पे आप कार्य करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ लेगा। बिल्कुल ठीक है, उसके सिलेबस पर एक अलग से वीडियो हम लोग रख लेंगे, अश्वनी अगर चाहेंगे तो कभी फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो DSSB के बारे में यही कहना ये है। हो गया सर। तो अब फिर आता है AES एटॉमिक एनर्जी के, जो इनके अभी वैकेंसीज भी आई थी। हाँ। तो हमने उनका एक मैम है हमारे, तो उनका इंटरव्यू भी डाला था, तो बड़ा बढ़िया पसंद किया सबने। तो AES के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि AES के बहुत कम स्कूल्स हैं सर। हाँ वैसे, और क्या कहते हैं, शॉर्ट ऑफ NVS तो नहीं है, शॉर्ट ऑफ KVS की तरह ही है। हाँ लेकिन कम है। कहीं कहीं है इंडिया में, कोई सदर्न इंडिया में एक स्कूल शायद उत्तर प्रदेश में एक या दो बस। हाँ। बाकी सारे सदर्न इंडिया में है। तो अश्वनी वो कम स्कूल तो इसलिए ना एटॉमिक एनर्जी वाले, क्योंकि जितनी उनकी सोसाइटी है उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। बिल्कुल। अब जैसे NCERT की भी वैकेंसीज आती हैं, तो NCERT ने जो उनकी सोसाइटी है, जो वहाँ पर उनको नीड है, उसके हिसाब से स्कूल बना रखे हैं। ठीक। जितने भी RI हैं उसके अंदर आपको स्कूल मिल जाएंगे NCERT के। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में मैंने भी सुना है। वहाँ पर 2 स्टूडेंट का पिछली बार सिलेक्शन हुआ था जो मुझसे गाइडेंस लेते थे। तो आज मैं उनसे जब कभी कभी उनका फ़ोन आ जाता है DSSB पर बात करने के लिए कि सर दिल्ली की वैकेंसी जब आएंगी तो उनकी प्रिपरेशन हमें करनी है, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो वो बताते हैं वहाँ के बारे में कि सर माहौल अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर रह कर के हम लोगों को ट्रांसफ़र जल्दी से नहीं मिलते हैं। हाँ, ये चीज़ घर से दूर रहना पड़ता है। ये तो टीचर वगैरह की बातचीत हुई। एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है सर। AES के जो स्कूल हैं वहाँ पर टीचर भी डेडिकेटेडली काम करते हैं, मॉनिटरिंग भी अच्छी होती है। तो वहाँ के स्कूल्स को मैं कहूँगा कि वो भी KVS की तरह ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। चलो ठीक है, तो आपको अब इनमें से मतलब वो चूज़ करना कि आपको सबसे पहले किस में काम करना वो मन करेगा। दूसरे के 3 बताने हैं बस। हाँ। ठीक है, सबसे DSSB, KVS और क्या कहते हैं NVS और AES। चलो अच्छा, मुझे आज अगर काम करने का मौका मिले ठीक है, तो मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं कि आप सिर्फ काम करना चाहते हैं या आप काम करने के साथ साथ सीखना भी चाहते हैं। अगर मुझे ये है कि मुझे सीखना भी है, मैं KVS में जाऊंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी KVS। अगर मुझे ये कि मुझे सीखना भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो को बहुत सारे हमारे साथी देख रहे होंगे, कुछ को ये होता है कि नहीं हमें सिर्फ काम करना है। यस। ठीक है, अगर आपको सीखना भी है तो साथ के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने काम को भी एंजॉय करना है, तो KVS में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बहुत कुछ, एक बड़ी सोसाइटी है। बिल्कुल। दिल्ली के स्कूल सिर्फ दिल्ली तक सीमित हैं और KVS तो ऑल ओवर इंडिया काम करता है। तो दोनों में आपने ना मुझे बड़ा कंफ्यूज सा कर दिया है। तीसरे एक को चूज करो। मैं रहता दिल्ली में हूँ और अगर आज मुझे कोई ये कह दे नहीं आज से आपकी जो ना कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएंगी, अब आप स्कूल में ही पढ़ाओगे, ठीक है ना, आपको बुलाया जा रहा है, तो एक दिल्ली में रहता हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि मैं दिल्ली के स्कूल्स में जाऊँ, दिल्ली के स्कूल में रहकर काम करूँ, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर ये कि दिल्ली से बाहर जाना है तो फिर मैं किसी और स्कूल में नहीं, फिर मैं KVS में जाऊँगा। चलो ठीक है, तो पहले आपका दिल्ली, फिर KVS और हाँ। फिर बाकी सारे। हाँ चलो ठीक है भाई, ये था हमारा एक छोटा सा फन सेक्शन। इसमें साथ साथ में जो सर ने बातें बताई है, चाहे उसमें किस स्कूल की क्या खास बात है या कहाँ पर सर जाना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल हो सकती है। जैसे हम कई बच्चे सर मेरे से पूछते हैं कि DSSB और KV के ऊपर वीडियो लेके आओ, दोनों को कंपेयर करते हुए। हाँ। अब ये नहीं समझते कि मैं KV में काम करता हूँ। हाँ। तो KV के बारे में कुछ भी नेगेटिव या फिर ऐसी बातें, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं बताएगा कि जो चीज़ मुझे वो कर रही है, जॉब दे रही है, मैं उसके बारे में गलत चीज़ें क्यों बताऊंगा। और DSSB का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली KV के बारे में मैं अच्छी चीज़ें और जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ला सकता हूँ। DSSB का आपको फिर अपने अकॉर्डिंगली गेस करना पड़ेगा, जो
टीचर्स को या जो मेंटर्स को मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, उनसे ही चीज़ें पूछनी पड़ेगी। तो केवी की सर एक चीज़ और ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे ना मेरे मन में था, जब मेरे से कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया था ना कि आप इसके अलावा और क्या करना चाहते हो, तो मैंने एक बात कही थी, सर आई जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ सम रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब टीचर बनना चाहता हूँ लेकिन रेजिडेंशियल हूँ। मैं सर हॉस्टल में रहने का ना इतना आदी सा हो चुका हूँ। आप मेरे घर पे जैसे पल्लवी में मेरे घर पे जितनी बार भी जाते हैं हम 5-6 टीचर्स एक साथ जाते हैं, और मेरा घर भी बिल्कुल हॉस्टल की तरह ही रहते हैं। सारे दादी जी हैं, मेरे पापा मम्मी सारे बिल्कुल ऐसे ही हंसी खुशी से सब ऐसे ही लेट तक जग के मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो घर का भी ऐसा बड़ा हंसी खुशी, ऐसे ही फिर स्कूल भी मेरा बड़ा मज़ेदार था। तो फिर अब केवी रेजिडेंशियल तो नहीं है, लेकिन केवी की कुछ खास चीज़ें मुझे पर्सनली ऐसी लगती हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर स्पेशली जो एक्टिविटीज़ है ना, मैंने पहले जाने से पहले ये सोचा भी नहीं था कि आर्ट के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, इन चीज़ों के लिए अलग से पीरियड भी होते हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था पढ़ाई के अलावा एक स्पोर्ट्स का पीरियड ही होता है बस, उसके अलावा कोई पीरियड नहीं होता। वहाँ सर लिटरली जैसे फ्राइडे को दो, बाद के 2 पीरियड 7th और 8th पीरियड दो स्पेशली CCA के लिए होते हैं। उसमें स्पेशली बच्चों को जैसे आपके कंपटीशंस हुए या आपको आर्ट कंपटीशन हुए या कोई कुछ चीज़ें बनाने, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हुआ, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्पेशली 2 पीरियड, और उसके अलावा पूरे वीक उसकी प्रैक्टिस होती है, वर्क एक्सपीरियंस के पीरियड होते हैं। हर टीचर के 3-4 केवल टीचिंग पीरियड होते हैं, बाकी सारे एक्स्ट्रा पीरियड्स होते हैं। मतलब टीचर्स खुद सीखते हैं फिर बच्चों को सिखाते हैं। अब देखो कह दिया ना अश्वनी ने, टीचर्स सीखते हैं फिर सिखाते हैं। सैटरडे को भी फंडे रहता है, सैटरडे को पूरा दिन फंडे है सर, बच्चे पढ़ाई नहीं होगी। मतलब लिटरली कई बार हमारा मन करता ना, हम प्रिंसिपल सर से या किसी से बात करते हैं कि सर हम उस दिन ये करवा दे थोड़ा सा, नहीं, मतलब लिटरली पढ़ाई उस दिन मना है। ऐसा भी नहीं है कि आप गेम करोगे, ऐसा ही मना है पढ़ाई। मतलब वही प्लेवे मेथड के थ्रू एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। उस दिन बच्चों को खिलौने बनवाओ, खिलौनों से उनकी जैसे रीडिंग है, रीडिंग के ऊपर उनको नाटक करवाओ उनसे। अब जैसे मैंने एक नाटक करवाया था बहादुर बित्तो, तो उनमें बच्चे अब देखते हैं यूट्यूब, तो बच्चे में उसमें बहादुर बित्तो ने शेर से कहा था, 3rd क्लास के बच्चे की कहानी है, शेर से कहा कि भी तू मतलब कहाँ है शेर, मैं तो 4-4 शेरों का नाश्ता करती हूँ। तो बच्चे पता क्या बोल रहे हैं, इसके लिए डायलॉग क्या बोल रहे हैं नाटक करते हुए, शेर को देख के, निकल पहली फुर्सत में निकल तेरी। ये देखो। अच्छा, आपने यहाँ प्ले का जिक्र किया और मैंने भी थिएटर किया है कुछ एक समय तक, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा। क्या अश्वनी आपको ये लगता है व्यक्तिगत तौर पर यस सर कि जो नाटक मंचन वगैरह है, यस सर, वो हर एक बच्चे के लिए होना चाहिए? हर बच्चे को किसी एक वक्त पे हम लोगों को प्ले वगैरह में शामिल करना ही चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। ऐसे 2-3 लिटरली एग्जाम्पल है सर मेरे पास। मेरी क्लास में एक लड़की ऐसी थी, जब मैं ज्वाइन किया, वो बोलती ही नहीं थी, ऐसा ही उसका भाई था, वो भाई भी ऐसा ही बिल्कुल ही ना बोले। उसके भाई को फिर मैंने ये किया, चलो माँ आ जाओ, एक काम करते हैं, आप ना शरारत तो कर सकते हो, माँ इस पाठ लेसन में आप एक शरारती क्रिएचर था सर, तो माँ ये करना, आपने शरारतें करनी, मतलब अपने पड़ोसी को गुदगुदी कर दी, इसको छेड़ दिया, तो वो बोला यस सर इसको कर दूंगा, डर डर के बोल रहा था, यस सर इसको कर दूंगा मैं। माँ ठीक है माँ, मैं चला जाऊँ ना तब भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मेरे सामने कर सकते हो। माँ चलो तुम शरारत तो करो, एक बार करो तो मैं संभाल लूँगा आपकी एक्स्ट्रा शरारतें, पर एक बार बोल लो तो फिर वो लड़का सर, अब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो रीडिंग भी स्टार्ट कर गया। वो लड़का एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा एक ग्रुप सॉन्ग था, तो बच्चों ने बड़ा ठीक किया। मैं हर महीने अपनी क्लास के बच्चों को एक देशभक्ति गीत याद करवाता हूँ। ठीक है। तो सच्चा वीर बना दे माँ, ऐसे ऐसे गीत बच्चे मैंने यूट्यूब पे भी डालता हूँ बच्चों को दिखाने के लिए। तो जब सारा कंपटीशन खत्म हो गया, प्राइजेज मिल गए, प्रिंसिपल सर ने कहा कि कोई भी बच्चा जो आना चाहता हो वो सुना सकता है। मुझे खुद भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सब बच्चे जो बाकी गए ना, कोई तो सिद्धू मूसेवाला गाना सुना रहे हैं, कोई कुछ सुना रहा है, कोई वो लड़का जाके अकेला सीधा, मेरे से तो पूछा भी नहीं शुरू से, सीधा गया और सीधा ये सुना, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत, वो सुभाष चंद्र बोस की मूवी के ऊपर एक सॉन्ग था, इतना बढ़िया गाया उसने।
मतलब सरप्राइज। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो बोलते नहीं हैं और उनको बुलवाया जा सकता है। टीचर को प्रयास करने होते हैं, साथ साथ पेरेंट्स को भी इस पे प्रयास करने होते हैं। तो और ये उसका भी वो था सर एग्जाम्पल आपने कहा था ना कि आप और क्या चीज़ें एफर्ट्स डालते हो हाँ कोर्स को मतलब उसके अलावा, हाँ। है ना। तो भाई बताना ये वीडियो कैसी लगी। हमारी तरफ से एक छोटा सा स्टार्ट था और जितना मैं नर्वस हो गया था, सर ने बड़ी मेहनत करी मुझे थोड़ा कंफर्टेबल करने की मेरे ही चैनल पे तो थैंक यू सर आपका, आप इतनी दूर से आए। और नहीं, दूर तो क्या है, दूर से तो आप आए हो। नहीं फिर भी ये आए हैं लुधियाना से अपने स्कूल से दिल्ली के अंदर हमसे मुलाकात करने के लिए। हम तो दिल्ली में रहते हैं, छोटी सी दिल्ली है। हाँ? नहीं सर, फिर 1-2 भी। घंटे का टाइम लगता है, कहीं पे भी चले जाते हैं। नहीं ये तो ना आपका बड़प्पन सा आ गया, आप मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया आपने। नहीं तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कैसी चीज़ें हैंडल होंगी। तो थैंक यू सर आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप भी बहुत अच्छा करो और हमारे लिए ऐसे ही मार्गदर्शक का काम करते रहो। और अगर कोई बच्चा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो सर आप कोई सोशल मीडिया हैंडल से या कुछ देना चाहते हो तो बता सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी। तो मेरा नाम अजय सिंह खर्ब है। आप लोग जैसे मेरा नाम सर्च करेंगे, चाहे आप लोग यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो हर जगह आप मेरा नाम सर्च करेंगे, आपको हर जगह मेरे नाम से ही मैं मिल जाऊंगा। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है अजय सिंह खर्ब के नाम से, आप सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। और नजफगढ़ में मेरी DSSB की साइकोलॉजी की क्लासेस होती हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो साइकोलॉजी और पेडागोजी है वो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बात सिर्फ इतनी से है कि उसे आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है ना, वो तरीका गलत है। मुश्किल हो ही नहीं सकती पेडागोजी और साइकोलॉजी अगर उसे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को बता दिया और पढ़ा दिया जाए। तो आप लोग आइए, पढ़िए, लेकिन जो मेरी क्लासेस होंगी ना उसमें लिखवाया बहुत कम जाता है, पहले बता रहा हूँ। DSSB के लिए मेरा स्पेशल बैच होता है 100 घंटे का। 100 नंबर की आती है DSSB में पेडागोजी और साइकोलॉजी। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन और 100 घंटे का ही वो बैच होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। और आप सभी प्यारे साथी जल्द ही शिक्षक बने, और शिक्षक बन के, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, यूं ही आप शिक्षा जगत से जुड़े रहें, राष्ट्र निर्माण का कार्य करते रहें, और आप लोगों से भविष्य में फिर से मुलाकात होगी। मुलाकातों का जो ये सिलसिला है ना आपकी ओर से रुके ना हमारी ओर से रुके। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बस यही था सर आज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सबका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि आपसे बड़े, महिलाएं, छोटे बच्चे आपके साथ सुरक्षित और खुश महसूस करें। भारत माता की जय। जय श्री राम।